नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं सीटीएम इंडिया। टॉप 5 खबरों के साथ एक बार मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। चलिए उन खबरों को जान लेते हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनी रही। पीएम केयर्स फंड पर उठे सवाल, 118 ऐप सहित पबजी पर गिरी गाज। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पर दिया बयान। परीक्षाओं में कोरोना से बचने के लिए एसओपी जारी। परीक्षा केंद्र पर पहले ही दिन हुई बड़ी चूक। चलिए खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा खबरें फैल सके। कोरोना राहत से जुड़ी कामों के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में 5 दिन में 3076 करोड़ रुपए आए। फंड 27 मार्च को बनाया गया और 31 मार्च तक इनमें सबसे ज्यादा पैसे आए। फंड में आए 3076 करोड़ रुपए में से 3075.85 करोड़ रुपए देश के लोगों ने दिए। विदेशों से इनमें 39.67 लाख रुपए आए। इन सरकार की ओर से जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई। 2.25 लाख रुपए से शुरू हुए इस फंड को अब ब्याज के रूप में इसमें 35 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, पीएम केयर्स फंड के ऑडिटर्स ने ये तो बता दिया कि फंड में कितने रुपए आए, लेकिन इसमें किसने दान दिया है उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया। सभी एनजीओ और ट्रस्ट को अपने डोनर्स और उनकी ओर से दी गई रकम बताना जरूरी है। पीएम केयर्स फंड को आखिरकार छूट क्यों दी गई? जून के आखिरी सप्ताह से भारत सरकार की ओर से चाइनीज और विदेशी ऐप को बैन करने का सिलसिला जारी है और इस बार पबजी मोबाइल पर भी गाज गिरी है। पॉपुलर मल्टीप्लेयर गेम समेत सरकार के कुल 118 ऐप को बैन कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ये ऐप भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नए आदेश में 118 ऐप की लिस्ट शामिल है और सरकार की ओर से कहा गया है कि इन ऐप की ओर से कलेक्ट किए गए डेटा को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें बैन करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंसर और होम मिनिस्ट्री की ओर से भी इन ऐप को बैन करने की मांग की गई थी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने का सुझाव दिया। अठावले ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार सत्ता में वापसी करेगी और चूंकि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और अन्य दिग्गज कांग्रेसी नेताओं पर भाजपा के साथ मिली भगत का आरोप लगाया गया है, इसीलिए उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह अपना इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए एसओपी जारी किया है। एसओपी राज्य व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा जैसे मास्क, हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना वायरस के संकट और राजनीतिक विरोध के बीच 6 दिनों तक चलने वाली जेईई मेंस परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। अब भी राजनीतिक विरोधों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जेईई मेंस परीक्षा पहले ही दिन परीक्षाएं देश भर में सुचारू ढंग से संपन्न हुई। यह परीक्षा देश भर में 6 सितंबर तक चलेगी। देश भर में करीब 660 केंद्रों पर आयोजित हुई जेईई मेंस परीक्षा। इस परीक्षा के लिए वैसे तो 8.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है, लेकिन अब तक इनमें से 8 लाख छात्रों ने ही प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार से जेईई मेंस परीक्षा देश भर में शुरू हुई। 660 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 6 सितंबर तक होगी। कोरोना संक्रमण के दौरान होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा जेईई मेंस परीक्षा में सबसे पहले ही दिन राजस्थान के कोटा में एक केंद्र पर बड़ी चूक सामने आई है, जहां जेईई मेंस परीक्षा देने वाले कोरोना पॉजिटिव छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया। वहीं केंद्र पर उसे यह कहकर वापस लौटा दिया गया कि उसका परीक्षा बाद में होगा, जबकि एनटीए की एडवाइजरी व एडमिट कार्ड में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि पॉजिटिव छात्रों का आना जरूरी नहीं है। इतनी बड़ी चूक होने के बाद अब केंद्रों को सूचित किया जा रहा है कि संक्रमित छात्रों का आना जरूरी नहीं है। अगर कोई संक्रमित है तो एडमिट कार्ड के साथ पॉजिटिव रिपोर्ट केंद्र पर भेज सकता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। जय हिंद।